भोर का तारा अभी आसमान में टिमटिमा ही रहा था जब आदित्य सूर्यवंशी प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया। हवा में हल्की ठंडक थी और मैदान खाली पड़ा था, लेकिन अंधेरे में एक परिचित आकृति पहले से ही मौजूद थी। आचार्य सोमदेव सूर्यवंशी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें आदित्य के आते ही उस पर टिक गई। देर से आए हो राजकुमार, सोमदेव की आवाज सुबह की शांति को चीरती हुई आई, भले ही आदित्य समय से 5 मिनट पहले था। क्षमा करें चाचा श्री, आदित्य ने सांस साधते हुए कहा। क्षमा याचना से शक्ति नहीं बढ़ती, सोमदेव ने सपाट स्वर में कहा। वार्म अप शुरू करो। मैदान के 20 चक्कर बिना रुके, और इसी के साथ आदित्य के नए कठोर प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया। सोमदेव ने उस पर कोई रहम नहीं किया। बुनियादी मुद्राओं में घंटों खड़ा रखना ताकि शरीर का संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह सध सके। प्राण शक्ति को शरीर की हर नस में दौड़ाने के कठिन अभ्यास, जिसमें आदित्य की ऊर्जा बमुश्किल कुछ इंच आगे बढ़ पाती थी। और अंतहीन शारीरिक श्रम, दौड़ना, वजन उठाना, कूदना, आदित्य की हाफती हुई सांसों की आवाज, मांसपेशियों में तीव्र जलन का एहसास, पसीने की बूंदों का जमीन पर टपकना, सोमदेव के कठोर निर्देशों की गूंज। आदित्य का शरीर हर रोज जवाब देने लगता था। उसकी मांसपेशियां दर्द से चीखती, उसकी सांसें उखड़ जाती, और कई बार उसे लगता कि वो अब एक कदम भी और नहीं चल पाएगा। अत्यधिक थकान, झुके हुए कंधे, धीमे कदम, दर्द से सिकुड़ा चेहरा। लेकिन जैसे ही वो गिरने को होता, उसे अपने पिता के निराश चेहरे, देवेश की व्यंग्यात्मक हंसी और अपना संकल्प याद आ जाता। दृढ़ संकल्प, भींचे हुए दांत, पसीने से लथपथ चेहरे पर कठोर निश्चय, कांपते पैरों से फिर खड़े होने की कोशिश। वो खुद को धकेलता, अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता। सोमदेव चुपचाप सब देखते रहते। उनकी आंखों में प्रशंसा या सहानुभूति का कोई भाव नहीं होता था, केवल एक कठोर विश्लेषणात्मक दृष्टि। वो आदित्य की तकनीक की छोटी से छोटी गलती को पकड़ते और उसे तब तक दोहराने को कहते जब तक वो सही न हो जाए। तुम्हारा ध्यान भटक रहा है आदित्य, ऊर्जा कोर पर ध्यान केंद्रित करो। कंधे सीधे रखो, एक योद्धा की तरह खड़े हो, भिखारी की तरह नहीं। उनके शब्द चाबुक की तरह पड़ते थे। कभी कभी वो आदित्य की श्वास साधना की प्रगति पूछते। आदित्य पूरी ईमानदारी से बताता कि उसे ऊर्जा के प्रवाह में एक बहुत ही मामूली, लगभग नगण्य स्थिरता महसूस होती है, लेकिन वो बांध, वो रुकावट अभी भी वैसी ही है। सोमदेव केवल सिर हिला देते, कोई टिप्पणी नहीं करते। वो जानते थे कि ये काफी नहीं है, लेकिन वो आदित्य के अटूट संकल्प को भी देख रहे थे। यही संकल्प असली परीक्षा थी। कुछ सप्ताह इसी तरह बीत गए। महल में गहमागमी बढ़ गई थी। वार्षिक शक्ति परीक्षण समारोह की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। केवल 2 महीने शेष थे। ध्रुवलोक के विभिन्न मित्र और अधीनस्थ साम्राज्यों के राजाओं और प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे, जिनमें वायुबेग साम्राज्य भी शामिल था। सूर्यगढ़ को सजाया जा रहा था और समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। इस घोषणा ने आदित्य पर दबाव और बढ़ा दिया। राजदरबार में जब घोषणा हुई, उसने अपने पिता राजा राघवेंद्र के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता देखी। महारानी रेखा ने चिंता भरी नजर से उसकी ओर देखा। उनके हाथ अनजाने में कस गए। चाचा ज्ञानेंद्र के चेहरे पर हमेशा की तरह वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो किसी अवसर की प्रतीक्षा में हो। और देवेश, वो तो जैसे 7वें आसमान पर था। उसका सीना गर्व से फूला हुआ था और वो बार बार तिरछी नजर से आदित्य को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, देखते हैं इस बार तुम क्या करते हो। आदित्य ने महसूस किया कि सबकी नजरें उसी पर है। युवराज, जो अपने ही चचेरे भाई से मीलों पीछे था, उसने मुश्किल से गले के नीचे आई कड़वाहट को निगला। 2 महीने, क्या यह पर्याप्त समय था? शाम के सामूहिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान
जब सभी बच्चे अपनी अपनी तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, देवेश जानबूझकर आदित्य के पास आया। उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। क्यों रे चचेरे भाई, उसने व्यंग्य से कहा। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास के कुछ और बच्चे भी सुन सके। सुना है आजकल सुबह शाम गधों की तरह मेहनत कर रहा है। क्या वायदा? जिसका ऊर्जा कोर ही टूटा हुआ हो, वो मेहनत करके भी क्या उखाड़ लेगा? आदित्य ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ओह, तो अब जवाब ही नहीं देगा, देवेश ने कहा। उसका अहंकार आहत हुआ। वो आदित्य के ठीक सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। चल, जरा मुझे अपनी प्रगति दिखा। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, देवेश ने तेजस्वर स्तर की एक हल्की ऊर्जा तरंग अपनी हथेली से छोड़ी, ठीक आदित्य के पैरों की ओर। यह सीधा हमला नहीं था, लेकिन जानबूझकर उसे असंतुलित करने के लिए किया गया था। देवेश की हथेली से निकली हल्की पीली, सीटी जैसी आवाज करती ऊर्जा तरंग जमीन पर हल्की धूल उड़ाती हुई पिछले कुछ हफ्तों की सोमदेव की कठोर ट्रेनिंग शायद थोड़ी रंग लाई थी। आदित्य के सहज ज्ञान ने खतरे को भांप लिया। वो पूरी तरह बच तो नहीं पाया, लेकिन आखिरी क्षण में थोड़ा पीछे हट गया। ऊर्जा तरंग उसके पैर को छूती हुई निकल गई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उस अपमानजनक तरीके से नहीं गिरा जैसा देवेश चाहता था। देखा, अभी भी उतना ही कमजोर। देवेश हंसा, उसके साथी भी हंसने लगे। लेकिन इस बार आदित्य चुप नहीं रहा। अपमान की आग और हफ्तों से दबा हुआ गुस्सा जैसे फट पड़ा। वो फुर्ती से उठा, धूल झाड़ी और सीधे देवेश की आंखों में देखा। तमतमाया चेहरा, सीधी भेदक दृष्टि, थोड़ी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज। कम से कम मैं मेहनत तो कर रहा हूं देवेश। तुम्हारी तरह दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। देवेश आदित्य के इस अप्रत्याशित प्रतिरोध से चौंक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो आगे बढ़ा, शायद हमला करने के इरादे से। बस करो देवेश। तभी ज्योतिका बीच में आ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो मुझसे लड़ो। देवेश ज्योतिका से उलझना नहीं चाहता था। वो गुस्से में कुछ बुदबुदाता हुआ पीछे हट गया। शक्ति परीक्षण में देख लूंगा तुझे, उसने जाते जाते आदित्य को धमकी दी। आदित्य हाफ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने देवेश का सामना किया था, भले ही कुछ पल के लिए, लेकिन किया था। उस रात अपने कक्ष में आदित्य श्वास साधना का अभ्यास कर रहा था। देवेश के साथ हुई घटना ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया था। वो अपनी एकाग्रता को चरम पर ले गया। हर सांस के साथ अपनी प्राणशक्ति को महसूस करने, उसे उस अदृश्य बांध के पार धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। सांसें भारी हो गई थी। अचानक जब वो अपनी चेतना को पूरी तरह अपने ऊर्जा कोर और सीने पर स्थित जन्म चिन्ह पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसे अपने जन्म चिन्ह के स्थान पर एक अत्यंत हल्की, लगभग न महसूस होने वाली गर्माहट महसूस हुई। त्वचा के नीचे एक क्षणिक अप्रत्याशित गर्माहट का एहसास। ये दर्दनाक नहीं था, बस अलग था। और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके अंदर रुकी हुई ऊर्जा की धारा में एक नन्ही सी लहर उठी। एक मिलीसेकंड के लिए प्रवाह थोड़ा सा बढ़ा और फिर वो बांध पहले से भी ज्यादा सख्ती से सब कुछ रोकते हुए वापस अपनी जगह पर आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि ये सच था या सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का वहम। उसने फिर से कोशिश की, उसी एकाग्रता को पाने की, उसी अनुभूति को महसूस करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो गर्माहट और वो क्षणिक लहर जा चुकी थी। क्या था वो? क्या जन्म चिन्ह ने सचमुच कुछ किया था या ये सिर्फ थकान थी? वो समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन उसके मन में एक नया सवाल, एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर दूर दिख रहे अंधेरे जंगलों और पहाड़ों को देखने लगा। महल की सुरक्षित दीवारें, सोमदेव का कठोर प्रशिक्षण, देवेश के ताने, ये सब यही था। लेकिन वो क्षणिक अनुभूति, वो रहस्यमयी गर्माहट, ऐसा लगा जैसे उसका जवाब यहां महल में नहीं बल्कि कहीं और था। वहां बाहर उन अनजाने खतरों और रहस्यों के बीच उसका संकल्प अब पहले से ज्यादा मजबूत था। लेकिन अब उसमें एक नई दिशा की तलाश भी जुड़ गई थी। क्या आदित्य उस क्षणिक अनुभूति के रहस्य को समझ पाएगा? देवेश की धमकी का क्या असर होगा? क्या आदित्य महल से बाहर जाने का कोई रास्ता सोचेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अल्टीमेट वॉरियर।